एक कहावत ऐतिहासिक काल से भारत के समाज में खूब प्रचलित है कि जब खुद के घर पर पत्थर हो तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं चलाने चाहिए। ये कहावत आज के समय में सीएम केजरीवाल के ऊपर एकदम सटीक बैठती है। सीएम केजरीवाल, जिन पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने कोरोना काल के दौरान अपने घर की साज सज्जा पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए, वो भी उस परिस्थिति में जब राज्य का आम जनमानस बेहतर इलाज सुविधा के अकाल में अपने स्वजनों को सड़कों और अस्पतालों के बाहर तड़पते देखकर बिलख रहा था। आज वही सीएम केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचकर पहलवानों के धरने पर जाकर सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े करते हैं और सियासी रोटी सेकने का काम करते हैं, जिन्होंने खुद के बंगले पर खड़े हुए सवालों से मुंह फेर लिया। अपने शीश महल को लेकर केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने दिल्ली वालों के पैसों का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए किया, लेकिन सवाल उठने पर वो जवाब देना भी ठीक नहीं समझ रहे। ऐसे में सीएम केजरीवाल के इस राजनीतिक आचरण पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। क्या कुछ कहा भाजपा के नेताओं ने इस बारे में, चलिए आपको बताते हैं। बीजेपी ने केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं के जंतर मंतर पहुंच पहलवानों के प्रदर्शन का समर्थन करने से इस धरने की विश्वसनीयता को आंच पहुंची है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि सरकार पहलवानों और महिलाओं के मामले में बहुत संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने कहा 2 समिति भी बनी है मामले की जाँच के लिए। मामला उच्चतम न्यायालय में भी है, जांच जारी है और प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। नियम अनुसार जो कुछ भी होना चाहिए हम कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और कुछ पुलिसकर्मियों के बीच बुधवार देर रात हाथापाई हो गई थी, जिसके कारण कुछ प्रदर्शनकारियों के सिर में चोट आई। पहलवानों के धरने से जुड़े एक सवाल के जवाब में लेखी ने कहा कि क्या होता है जब इस तरह के लोग जो ईडी की जांच के घेरे में फंसे हुए हैं, राजस्व घोटाले में फंसे हैं, 45 करोड़ के शीश महल में फंसे हुए हैं, जब ये लोग ऐसे धरने पर पहुंचते हैं तो धरने की विश्वसनीयता पर आंच आती है, मामले की गंभीरता हल्की होती है। बीजेपी केजरीवाल एंड कंपनी पर यह आरोप लगा रही है कि हरियाणा में सियासी रोटी सेकने के लिए आम आदमी पार्टी पहलवानों के धरने का सियासी इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी की मुसीबत कम नहीं हो रही है। कोरोना काल में 45 करोड़ का घर बनाकर केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि उनके लिए जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पार्टी आज एकदम शांत हो गई है और बोलने से बच रही है। लेकिन बीजेपी ने भी केजरीवाल एंड कंपनी को एक्सपोज करने की ठान ली है। बीजेपी ने सीएम आवास के रिनोवेशन के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। बीजेपी ने केजरीवाल के सरकारी आवास की तुलना तानाशाह सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन से की है। बीजेपी ने केजरीवाल पर तानाशाही करने और रिमोट कंट्रोल से चीजों को नियंत्रित करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन जैसा महल बनवाया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल के आलीशान महल से उनके बारे में कई सच्चाइयां खुलती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के महल में जिस तरह और वैभव का विस्तार है वो सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन के महलों जैसा लगता है। इस तरह केजरीवाल की पार्टी न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कद भी हासिल किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने दिल्ली के सीएम पर रिमोट कंट्रोल से चीजें कंट्रोल करने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल के आलीशान महल में सेंसर वाले दरवाजे लगे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये आम आदमी के खास दरवाजे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल रिमोट कंट्रोल से सब कुछ नियंत्रित करते हैं, यहाँ तक कि वो पार्टी को भी कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब सरकार को भी रिमोट से कंट्रोल करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शायद ऐसे ही लोगों के लिए लिखा गया है, विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। उन्होंने कहा कि मुफ्त की चीजें दिखाकर खुद क्या हासिल किया है। यहाँ पर विषय सिर्फ आरोप लगाने का नहीं है, विषय सिर्फ असली चेहरा दिखाने का है। सुधांशु त्रिवेदी के अलावा बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि केजरीवाल के महल की तस्वीरें सब ने देखी है। उन्होंने ये महल उस समय बनवाया जब कोविड-19 से सब परेशान थे। घर में 1 करोड़ का पर्दा लगाया, मार्बल वियतनाम से मंगाया, अब पर्दा गिर चुका है। जो व्यक्ति 45 रुपए का मफलर लगाता था और कहता था कि साधारण से घर में रहूंगा, 45 करोड़ का घर बनवा रहा है। इस पूरे मामले को जनता के बीच लेकर जाएंगे। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है।
केजरीवाल के शीश महल पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। केजरीवाल साहब जब देश की राजनीति में आए थे तब उन्होंने कहा था कि एक नेता को क्या ही चाहिए, रहने के लिए घर और चलने के लिए गाड़ी। हम तो आप जैसे ही हैं, इसीलिए ना हमें सुरक्षा चाहिए, ना बड़ा घर चाहिए, ना ही महंगी गाड़ियों का काफिला। लेकिन आम से दिखने वाले तब के आंदोलनकारी केजरीवाल साहब जैसे ही सीएम केजरीवाल साहब बने तो कुछ दिन तो वो अपनी कार्यकर्ता में वैगनार में ही घूमते रहे, लेकिन शायद दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रहन सहन से कुछ अधिक ही उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया और शायद मन ही मन उन्होंने ये प्रण भी ले लिया होगा कि एक दिन मेरा लाव लश्कर अखबारों और टीवी के हेडलाइन बनेगा। तभी तो केजरीवाल साहब ने अपना ऐसा घर बनवाया कि जिसकी तस्वीरें सामने आई तो कुछ देर के लिए भगवान विश्वकर्मा को भी खुद हैरानी हो गई होगी कि कलयुग में भी ऐसी कारीगरी कर सकता है कोई। गरीब और आम आदमी तो इस घर की तरफ देखने से भी डर जाएं, कहीं हम देखें इस घर की तरफ और बैंक वाले हमारी किश्त चालू कर दें कि तुमने 3 मिनट घर को निहारा, निकालो 3 लाख रुपए। केजरीवाल साहब की शौकिया इमारत की कुछ तस्वीरें मीडिया में आई जिसकी भव्यता देखकर हर कोई कहने लगा कि भाई जिंदगी में कुछ करो या मत करो, राजनीति में जरूर जाना। तस्वीरों में साफ दिखता है कि केजरीवाल का घर किसी आम आदमी जैसा तो बिल्कुल नहीं है, ये किसी 5 सितारा होटल जैसा दिखता है। अंदर से भी ये सभी सुख सुविधाओं से लैस है। ऑपरेशन शीश महल में पहले ही बताया जा चुका था कि केजरीवाल के नए महल में 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगे हैं, 4-4 लाख रुपए के कमोड हैं, करोड़ों का मार्बल लगा है। ये मामला सीएम हाउस के रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपए के खर्च से जुड़ा है। अभी तक सब कुछ डॉक्यूमेंट के जरिए दिखाया गया था। पहली बार चैनल ने नए सीएम आवास की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी। ऑपरेशन शीश महल के बाद भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। वो सीएम केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल खड़े करने लगी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले में 15 दिन के भीतर रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस आदेश को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दे दिया। उन्होंने कहा था कि उपराज्यपाल के पास ऐसा आदेश देने का अधिकार ही नहीं है। केजरीवाल वही हैं जो कभी ये कहते थे कि उन्हें 4-5 से ज्यादा कमरों वाले मकान की जरूरत नहीं है। वीआईपी कल्चर को लेकर वो हमलावर रहते थे, लेकिन ऑपरेशन शीश महल में दिखाया गया कि जब उन्हें कुर्सी मिली तो वो भी दूसरों जैसे ही बन गए। अलबत्ता कई मामलों में तो उन्होंने दूसरों को भी पीछे ही छोड़ दिया। केजरीवाल एंड कंपनी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है और इस झटके के बाद केजरीवाल पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। दरअसल आम आदमी पार्टी पहलवानों के आंदोलन का सहारा लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश में लगी हुई थी। इस क्रम में अरविंद केजरीवाल और आप महापंचायत के आयोजन की तैयारी में लग गए थे और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही इसकी खबर पहलवानों को लगी और उन्हें एहसास हुआ कि उनका आंदोलन हाईजैक होने लगा है, तो उन्होंने तुरंत चेतावनी जाहिर करते हुए आपके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। क्या है खबर और क्या कुछ कहा बजरंग पुनिया ने, बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना राजनीतिक अखाड़े में तब्दील होता जा रहा है। प्रतिदिन कोई न कोई विपक्षी दल का नेता यहां से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की आड़ में मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। इस आंदोलन के जरिए अपनी सियासत चमकाने का ये क्रम जारी है। अभी तक आंदोलनकारी पहलवानों को इस पर ऐतराज नहीं था, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी द्वारा उनके समर्थन में जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत का आह्वान किया गया, वैसे ही इस पर पहलवानों के कान खड़े हो गए। वहीं बीजेपी ने भी इस धरना पर सवाल खड़े किए कि इस धरने का राजनीतिकरण हो गया है। ऐसे में खुद का मंच हाईजैक होता देख बजरंग पुनिया को ये स्पष्ट करना पड़ा कि यहाँ समर्थन देने आइए, राजनीति करने मत आइए। बजरंग पुनिया ने ये साफ किया कि किसी भी महापंचायत के आयोजन का फैसला वो स्वयं खाप पंचायतों के प्रमुख हो, किसान संगठन, छात्र, मजदूर और महिला संगठनों के लोगों से मंत्रणा करके लेंगे। वहीं एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय दिल्ली के 360 गांव के प्रतिनिधित्व के साथ जंतर मंतर पहुंचे थे। वहीं से उन्होंने 7 मई को पहलवानों के समर्थन में 360 गांव की महापंचायत की घोषणा की थी। यही नहीं, देर रात आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती अपने समर्थकों के साथ फोल्डिंग बेड लेकर वहां पहुंचे थे। इसके बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी पहुंची। वहीं सोमनाथ भारती वहां पहुंचे तो सुरक्षा में तैनात जवानों ने रोका तो विवाद इतना बढ़ गया कि सोमनाथ भारती के साथ आंदोलनकारी खिलाड़ियों ने पुलिस पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पर गए थे और आंदोलन को हर तरह से समर्थन का वादा किया था।
कुल मिलाकर देखें तो आम आदमी पार्टी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। आम आदमी पार्टी इस आंदोलन के जरिए अपने लिए हरियाणा में सियासी जमीन तलाश रही है। ऐसे में धरना को हाईजैक होता देख बजरंग पुनिया ने आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बजरंग पुनिया ने साफ साफ कहा कि आप समर्थन देने आइए, लेकिन पंचायत करने की बात मत कीजिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं चाहते हैं। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी का खेल एक झटके में खराब हो गया है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से दक्षिण तक जितने विपक्षी नेता उतनी ख्वाहिशें हैं। हर विपक्षी नेता चाहता है कि वो किसी भी तरह से प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता के सूत्रधार बनने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को तेलंगाना के केसीआर झटका देते दिख रहे हैं। लोकसभा की 285 सीटें ऐसी हैं जहां पर क्षेत्रीय दल और भाजपा में सीधी भिड़ंत है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा की 209 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। लेकिन विपक्षी एकता धरातल पर तभी उतरेगी जब सभी विपक्षी दल थोड़ा थोड़ा सा झुकेंगे और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से थोड़ा बहुत समझौता करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन वर्तमान में ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि सभी दल अपने लिए बेहतर नहीं सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, लेकिन कोई किसी को अपने से अधिक नहीं देखना चाहता। पिछली बार जब नीतीश कुमार विपक्षी एकता का झंडा बुलंद कर विपक्षी नेताओं से मिले थे, तब एक सकारात्मकता की लौ जलती दिखी थी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था कि विपक्षी एकता की लौ एक बार बिहार से ही जलनी चाहिए, लेकिन लौ जलने से पहले ही वो महत्वाकांक्षा के तूफान के कारण बुझती नजर आ रही है। तेलंगाना सीएम केसीआर ने दिल्ली में एक ऐसी चाल चली कि फिर से विपक्षी एकता दूर की कड़ी नजर आ रही है। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव द्वारा दिल्ली में अपने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करना कांग्रेस को रास नहीं आया। केसीआर द्वारा दिल्ली में पार्टी कार्यालय खोलने के बाद तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर उपाध्यक्ष जी निरंजन ने केसीआर का कटाक्ष करते हुए वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सफल नहीं होंगे ये कहा, क्योंकि लोग राज्य में उनकी पार्टी के शासन से संतुष्ट नहीं है। बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार दोपहर दिल्ली के वसंत विहार में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। हालांकि पार्टी कार्यालय पिछले दिसंबर से सरदार पटेल मार्ग पर एक अस्थायी सुविधा से संचालित हो रहा है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीआरएस पहले ही एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड है और इसे टीआरएस से बीआरएस पार्टी में बदल दिया गया है। बीआरएस पार्टी का गठन एक अलग राज्य तेलंगाना की उपलब्धि के लिए किया गया था। तेलंगाना राज्य की उपलब्धि के बाद 2014 के चुनावों में सत्ता के लिए चुना गया। उन्होंने आगे कहा कि बीआरएस पार्टी लोगों को गुमराह करके सत्ता में आई और अब हर जगह केवल उनकी ही पार्टी के लिए विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ने लोगों को बेरोजगारी दूर करने, नौकरी देने और तेलंगाना राज्य के समग्र विकास के संबंध में कुछ आश्वासन दिए थे, लेकिन बीआरएस से लोगों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। वो बस सभी राज्यों में घूम रहे हैं और विज्ञापन दे रहे हैं। सभी मीडिया चैनलों में तेलंगाना में सुनहरा दौर चल रहा है और लोग फलों का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन फल देखने को नहीं मिल रहे। जिस तरह से विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष का पीएम मोदी के खिलाफ एक होने का सपना ही रह जाएगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।